नमल सब्ज बेलों से ढके बंगले में नाश्ते की खुशबू फैली थी। जुमर तैयार से कमरे से बाहर निकल रही थी और दूसरे हाथ से गीले घुंघराले बाल कानों के पीछे अड़स रही थी। जब नुसरत ने उसे पुकारा, वो हाथ में कफगीर लिए सामने खड़ी थी, कदरे मुतफिकर, कदरे मुतहैयर। मुझे अलीशा का फ़ोन आया था, वो जो हुनैन की अमरीकी सहेली है, और ये तो तय था कि यूसुफ आप बातें नहीं छुपाएंगे। सो वो उसे तफसील से बता रही थी। वो कदरे हैरत से सुनती गई। आप उसे कहिएगा कि वो की चैन शादी के साथ खो गया था, बाकी मामला मैं देख लूँगी। उनका फ़ोन बजने लगा तो वो उसे कान से लगाती उसी रफ्तार से बोलती आगे आई, जी मैं कल नहीं आ सकी, एक अजीज़ की इयादत के लिए चली गई थी। तो फिर आज रुक कर उसने कुछ सुना। पहले आंखों में हैरत उभरी, फिर शौक। क्या मतलब उन्होंने डील साइन कर ली? वो मेरे क्लाइंट थे, उनको कैसे पता था कि मैं नहीं आऊँगी? ओह, और इस एहसास इंकशाफ जैसा था। उसने कराह कर आंखें बंद की। मैं समझ गई, उन्हें हाशिम कारदार ने कहा होगा कि समर यूसुफ को मैंने बेकार डॉक्यूमेंट्स लिखवाने अपने पास रोक रखा है, सो तुम लोग उसके क्लाइंट्स को ख़राब कर दो। वाह, उस आदमी का दिमाग अस्पताल के बेड पे भी नहीं तकरीबकारी से खुद को पास नहीं रख सकता। और मैं उसकी तीमारदारी कर रही थी। फ़ोन बंद करके वो खुद को कोस रही थी। चेहरा गुस्से में सुर्ख हो रहा था। सामने बैठी चाय के मग से बूंद भरती हुई मैंने दिलचस्पी से उसे देखा और अपने हाशिम से इंसानी हमदर्दी के तहत इतना अच्छा मौका गवा दिया उसकी फाइल्स कॉपी करने का। जुमर चंद लम्हे चुभती हुई नज़रों से उसे देखती रही, फिर तेज़ी से अंदर गई और वापस आई तो हन्ना की फ्लैश ड्राइव के सामने पड़ गई। मैंने तुमसे पूछा था कि अगर मैं इस वक्त हाशिम की फाइल्स कॉपी करती तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क होता, और ये भी पूछा था कि क्या तुम्हें इतनी चालबाज लगती हूँ मैं कि वो ज़मीन पे गिरा पड़ा होगा और मुझे फाइल्स की फ़िक्र होगी। तो उन्होंने कंधे झटके। तो ये कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं फाइल्स कॉपी नहीं कर सकी, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था। उन्होंने बेइख्तियार मग वाला हाथ नीचे किया। वो शशतर रह गई। सुमर दोनों हाथ मेज़ पे रखकर उसकी तरफ झुकी और जवाब ये था कि मैं इतनी ही चालबाज हूँ, और अगर अब मेरे और उसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है तो ना सही, मगर हाशिम की सारी फाइल्स इसमें हैं। उन्होंने बेयकीनी से फ्लैश को देखा और फिर उसे उसका लैपटॉप ऑन था। पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके ऑफिस में कोई सीसीटीवी भी नहीं है जो कोई मुझे इस सारी अफरा तफरी में ये करते देख सकता। सारी फाइल्स भी रात को खोल कर देख चुकी हूँ। वारिस गाजी वाली फाइल्स वो कब की डिलीट कर चुका है, मगर उसके अलावा भी बहुत कुछ सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें जो हमारे काम आ सकते हैं। इंसानी हमदर्दी एक तरफ हुनैन, मैं इतनी जल्दी सब भुलाने वाली नहीं हूँ। और मेज़ पे हाथ मारा था। हसीना ने नाश्ता बनाते मुड़कर उसे देखा। ये गुस्सा हो रही हैं और आगे से हुनैन बाजी खुश हो रही हैं। पागल हैं दोनों। हुनैन फरते मसरत से उठी और सुमर के दोनों हाथ थाम कर दबाए। आप मेरी मलिका हैं। और चपट कर वो फ्लैश उठाकर अंदर भाग गई। जुमर के तने असाब ढीले पड़ गए थे। अगर मुस्कुराकर सर झटकती वो पर्स उठाते, बाल ठीक करती, बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उन्हें अगले 2 घंटे फाइल्स में महव होकर बैठी रही। लाउंज के सोफे पे नीम दराज हसीना से बनवाए आलू के चिप्स खाती वो सफ़ात पे सफ़ात आगे करती जा रही थी। आंखों में चमक थी। तभी घंटी बजी। इस वक्त घर पे अब्बा और हनैन के अलावा कोई नहीं था। सैमी स्कूल, नुसरत रेस्टोरेंट, जुमर कोर्ट, मुलाजिम अपने क्वार्टर में। वो बदिल नख्वास्ता उठी और बाहर आई। कॉलेज से ही उसे गेट के बाहर खड़ा अमर नजर आ गया था। वो चेहरे पे नहावत लाए चंद कदम आगे आई। अस्सलाम वालेकुम। पप्पा घर पे नहीं है। वो उसकी तरफ घूमा। गेट छोटा था, कंधे से ऊपर वो दिखाई देता था। ज़रा सा मुस्कुराया। मैं आपसे बात करने आया था। जी। वो संजीदगी से उसे देखती थोड़ा मज़ीद आगे चल कर आई, फिर रुक गई। गेट सामने हाइल था। वो क्या है मिस यूसुफ के कुछ दिन से कोई मुसलसल हमारे यानी कारदार के सिस्टम में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, या फिर मुझे कहना चाहिए कि कर रही थी। हुनैन की रंगत सफ़ेद पड़ी तो मैंने सोचा कि बनफ्स नफीस जाकर आपको हुनैन यूसुफ आपको एक मुहज़्ज़ब और शाइस्ता सी वार्निंग दे दूँ
کہ ایسی بچکانہ حرکتیں نہ کیا کریں۔ ہمارے سسٹم کی حفاظتی دیواروں کو آپ نہیں توڑ سکتے، لیکن اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں مجبور ہو جاؤں گا آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کو بتانے پہ۔ حنین بالکل شل ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، کیا آپ کی امی جانتی ہیں اور آپ کے دادا کہ آپ کی زندگی ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے؟ آپ کا بورڈ میں ٹاپ کرنا بھی تو ایک جھوٹ تھا نا؟ آپ نے OCP کو بلیک میل کیا تھا۔ میرے پاس آپ کی اور OCP کی بیٹی کے پیغامات کے پرنٹ آؤٹ پڑے ہیں، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے جھوٹوں سے پردہ نہ اٹھاؤں تو آئندہ میرے ورک پلیس پہ مسئلے نہ کھڑے کیجیے گا۔ سنا آپ نے؟ رسان مگر تلخی سے کہہ کر اس نے گریبان میں اٹکی برانڈڈ گلاسز نکال کر آنکھوں پہ لگائیں اور کار کی چابی کے ریموٹ کا بٹن دباتا مڑ گیا۔ حنین کے حلق میں بہت سے آنسو پھنسے تھے مگر آنکھیں خشک تھیں۔ وہ یک ٹک ساکت پتھر بنی وہیں کھڑی رہی۔ فورٹلی ایور آفٹر کی بالائی منزل کے خالی ہال میں دھوپ اونچی کھڑکیوں سے چھن کر اندر گر رہی تھی۔ کونے والی میز پہ سمر بیٹھی لیپ ٹاپ پہ انگلیاں رکھے ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ وقفے وقفے سے گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتی، تھکاوٹ سے پٹھے گویا اکڑنے لگتے تھے۔ تبھی انٹرکام بجا۔ اس نے اٹھا کر مصروفیت سے پوچھا، جی مسز سمر، نیچے ریسیپشن والی لڑکی تھی، ایک کلائنٹ ہے آپ کے لیے، وہ ذرا رکی، کہہ رہی ہیں کہ بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، لیگل ایڈوائس لینی ہے۔ میں فیملی کورٹ میں پیش نہیں ہوتی، وہ بیزاری سے بولی، پھر سر جھٹکا۔ اچھا بھیج دو، اور نظریں کی بورڈ پہ جھکائے ٹائپ کرنے لگی۔ چند ثانیے لمحے گزرے اور مدھم آہٹ سے دروازہ کھلا۔ زمر نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ وہ اس کا پرفیوم پہچانتی تھی۔ اس سے سر نہیں اٹھایا گیا۔ وہ براؤن جوگرز فرش پہ رکھتا قدم قدم چلتا قریب آتا گیا۔ زمر کی جھکی آنکھیں جھکی رہیں، البتہ چہرے پہ بہت سے رنگ آ کر غائب ہوئے۔ دل زور کا دھڑکا۔ وہ میز کے دہانے آ رکا۔ فیملی کورٹ میں پیش ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی وقت فیملی کورٹ ضرور لگا لیتی ہیں آپ۔ جج، جوری اور جلاد بھی خود ہی بن جاتی ہیں۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکا تو اس نے پلکیں اٹھائیں، نظریں ملیں۔ وہ ویسا ہی تھا، ویسے ہی بال، وہی گرے سویٹر، وہی مسکراتی سنہری آنکھیں۔ البتہ اس کو دیکھنا اتنے دن بعد کتنا اچھا لگا تھا۔ لمحے بھر کو اسے بھول گیا کہ اس کی آخری لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی۔ بدقت اس نے چہرے پہ چھائی سنجیدگی برقرار رکھی۔ بدقت، ادھر بیٹھ جاؤ، یا یہ کرسی بھی آپ کی طرح کاٹتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا کر بولا تھا۔ بیٹھیے، وہ رکھائی سے کہہ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کون سا لفظ لکھنا تھا، کون سا مٹانا تھا، اب کہاں یاد رہنا تھا؟ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور ٹیک لگا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ زمر کو یاد آ ہی گیا کہ وہ کیوں ناراض تھی۔ اکیلے ہی واپس آ گئے، اپنی دوسری بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ تیسری، اس نے تصحیح کی۔ او ہاں تیسری، وہ ضبط سے بولی، مجھے بھول گیا تھا کہ تمہیں شادیاں کرنے اور بیویوں کو مارنے کا کتنا شوق ہے۔ شوق کا پھر کوئی مول تو نہیں ہوتا نا؟ وہ اندر تک جل گئی۔ فرید سنجیدہ رغبتی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا ہوں میں تمہیں کہ اسے یہاں لے آؤں گا؟ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا مان بھرا انداز دل چاہا ناراضگی ختم کر دے۔ کہ کیوں لاؤں گا میں اسے یہاں؟ تیسری بیوی کو تو الگ گھر لے کر دینا چاہیے نا؟ چلو جی۔ اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ زور سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور اس کو غصے سے دیکھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ دیکھنے کہ تمہیں واقعی پرواہ نہیں ہے کیا؟ اب کہ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم اس کے اپارٹمنٹ میں تھے، اس کے ساتھ، اس کی آواز کانپی۔ اتنے دن میں اتنا تو سوچ بچار کر کے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس نے وہ الفاظ آپ کو سنانے کے لیے جان کر کہے تھے۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ زمر اسی طرح اسے چبھتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم اس بات پہ ناراض نہیں ہو زمر، بلکہ اس لیے ہو کہ میں نے تم سے سچائی چھپائی؟ ہاں، میں اسی لیے ناراض ہوں۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولا جبکہ میں نے تمہیں ہمیشہ سچ بتایا۔ ہاں، مگر جب تمہیں ہاشم کی حقیقت پتہ چلی تو تم نے مجھے نہیں بتائی۔ میں تمہارے لیے فکر مند تھی، تمہارا بچاؤ کر رہی تھی۔ میں بھی یہی کر رہا تھا۔ تم انتہائی 2 نمبر انسان ہو، اور نہ صرف 2 نمبر بلکہ سوری، آئندہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس نے اچھے لفظوں میں سارا معاملہ
ही ख़त्म कर दिया। अब वो कैसे उससे इस बात पे लड़े जिस पे वो नाराज़ थी ही नहीं। चंद लम्हे के लिए बिल्कुल चुप हो गई। ओके, आइंदा सच बोलना मुझे, भले किसी के भी अपार्टमेंट में किसी के भी साथ हो, सच सच बता देना। फिर से रुखाई से बोलकर कीबोर्ड पे कुछ टाइप करने लगी। वो बेइख्तियार हंस दिया। जब तुम जलती हो ना तो सारे कमरे में धुआं भर जाता है। मत चला करो उससे, तुम मेरी मोहब्बत हो। माना कि वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा प्यारी, ज़्यादा सुलझी हुई, शाइस्ता और नरम मिजाज की है, मगर तुम। अब बहुत हो गया। सुमन ने झटके से लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड की। हाँ, मुझे परवाह है, सुना तुमने, वो बोल रही थी। मुझे परवाह है, और अगर आइंदा तुम मुझे उसके 20 फीट करीब भी नजर आए तो मैं तुम्हारे साथ इतनी ही बेरहमाना अंदाज में पेश आऊँगी कि जो 8 साल करती रही हो। रहम तो वो भी नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराया। जुमर जाग की तरह बैठ गई। चंद गहरे सांस लिए। खैर, अगर तुमने कोई और बात नहीं करनी तो तुम जा सकते हो, और रूठे अंदाज में कहकर काम करने लगी कि मैं साथी से मिला। जुमर ने उतनी तेजी से गर्दन उठाई कि हड्डी की झटकने की आवाज़ आई। आंखों में बेयकीनी तर आई थी। कब, कहाँ? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो एकदम उठी और घूमकर उसके साथ वाली कुर्सी पे आ बैठी, बेचैन, बेकरार सी। वो कुछ दिन तक आ जाएगा, वो ठीक था, डोंट वरी, वो नरमी से कहने लगा। मगर वो अब इस तरह सुकून में नहीं आ सकती थी। प्लीज़ मुझे बताओ, तुम उससे कैसे मिले, कहाँ मिले, वो कैसा है? उसकी आंखें नम थीं और उसने बेइख्तियार फारिस के दोनों हाथ पकड़ लिए थे, बेताबी से, बेयकीनी से। ये देखो, उसने नरमी से एक हाथ छुड़ाया और सेल फोन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने तुम्हारे लिए उसकी एक तस्वीर ली थी, वरना मैं तो हूँ ही झूठा। तुम कहाँ मानती कि मैं उससे मिला था? सुमन ने बेताबी से फ़ोन पकड़ा। स्क्रीन पे वो दोनों नजर आ रहे थे। रात के वक्त रेस्टोरेंट का मंजर, और वो खाना खा रहे थे। उसके बाल देखो, उसने कटवा दिए। और सदी के मुंह पे चोट कैसी है? वो तस्वीर जूम करके एकदम बोली थी। सदी के होंठों का जख्म और गाल की सूजन साफ नजर आ रही थी। फारिस गाजी की बोलती बंद हुई। बेइख्तियार बाल खुजाए। ये चोट, उसने थूक निकला। शायद किसी ने मारा था उसे। अब किसी की तफसील में वो नहीं जा सकता था। किसने? वो गुस्से से बोली थी। स्क्रीन पे उंगली फेरती, तस्वीर को छूकर महसूस करती, वो बहुत मुस्तरब नजर आने लगी थी। पता नहीं, उसने बताया नहीं। फारिस ने बात बदलनी चाहिए। तुमने उसके बाल देखे? बिल्कुल। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को। हाथ क्यों नहीं टूट जाते उनके? कहर नाजिल हो उन पे अल्लाह का। वो बोलती जा रही थी और फारिस ने बहुत से बेचैन पहलू बदले थे। अचानक, अच्छा ठीक है, बस करो। नहीं, किसने हक दिया है इन लोगों को कि वो उसके साथ ये सब करें? वो कितनी मुश्किल में होगा, वो कितना परेशान होगा। प्लीज़ उसे वापस ले आओ। वो रोमांची हो रही थी। इतने माह बाद शादी की तस्वीर देखना, जज्बात उबल उबल रहे थे। नम आंखों से उसने फारिस को देखा। वो तुमसे मिला तो कैसा था? तुम उससे कैसे मिले? तुमने उसे गले लगाया, उसे प्यार किया? और फारिस काजी ने एक नज़र मेज़ पे डाली जहाँ उन ख्वार नुकीली नोक वाले कलम रखे थे। एक तेज धार पेपर नाइफ भी पड़ी थी, और चंद भारी वजनी पेपर वेट भी, जो किसी भी इंसान को कत्ल करने के लिए काफ़ी थे। उसने गहरी सांस ली और जबरन मुस्कुराया। मैं उससे बहुत अच्छे से मिला। एक रेस्टोरेंट का पता दिया था उसे, वो वहाँ आ गया। मैं उससे गले मिला, उसका माथा चूमा, उसे तसल्ली दी कि अब वो मेरे साथ है, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसके ज़ख़म, मुंह वाले ज़ख़म के लिए उसे आइस पैक ला कर दिया, और वो ठहर ठहर कर बोल रहा था, बेड़ा गर्क हो सच्चाई का। और तुमर बहुत ममनूनियत से उसे देख रही थी। कितने अच्छे, लविंग, केयरिंग हो तुम। सॉरी, मैं तुमसे इतने दिन नाराज़ रही। मेरा क्या है, मैं तो एक ज़माने में समझा करती थी कि तुम्हें लोगों को मारने पीटने के सिवा कुछ नहीं आता। कितनी गलत थी मैं तुम्हारे बारे में। और फारिस जबरन मुस्कुराकर कंधे उचका कर रह गया। ये 6 स्टार होटल का वो हाल मेहमानों की गोल मेज़ों से भरा था। पहली सफ में एक तरफ कैमरामैन और रिपोर्टर्स की वाज़ेह अक्सरियत खड़ी नज़र आती थी, जो इधर उधर डाइस पे खड़े शख्स की तस्वीर उतार रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और ऐश ग्रे सूट में मकबूस वो वजीज़ा हाशिम कारदार, बाल जेल से पीछे किए, डाइस पे नस्ब आध दर्जन माइक्स में कह रहा था, और सब दम साधे उसे सुन रहे थे।
مجھے آج اس فورم پہ کھڑے ہو کر چند دن قبل ہونے والے اپنے سب سے بڑے پلانٹ کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا افسوس نہیں ہو رہا۔ فضاؤں میں کوئی اور اداس سا نغمہ گنگنایا جا رہا تھا، ہولے ہولے، دھیرے دھیرے سے، ایک سکوت سا تھا، جیسے ہر کوئی انتظار میں ہو، جیسے ہر کوئی تیار کر رہا ہو